नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में आप सभी को डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 के लिए टॉप लेवल का साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो कि आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस क्लास का एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं, जो भी प्रश्न है वो आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न जितने हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप सभी पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं उनसे जुड़ी जो भी जानकारी हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं क्या है कि जीव विज्ञान का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जो परीक्षा देना है यानी डीएलएड का, उनमें आपको सबसे ज़्यादा बेसिक से प्रश्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक में आपको क्लास 8 टू आपका जो है 10th का सिलेबस कवर है उसमें। ठीक है, उसमें बताया जा रहा है लेकिन 10th, लेकिन आपको 8 क्लास से भी मैच करेगा सवाल। 8 टू 10th का आपका क्वेश्चन उसमें मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 टू 10th के प्रश्न पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए हम जो स्टार्ट किए हैं वो आपके पूरे बेसिक से स्टार्ट किए हैं साइंस में। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये कह रहा है जीव विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन डार्विन है, लेमार्क है, अरस्तु है और पुरकीजे है। टोटल 4 ऑप्शंस है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा इस प्रकार से बड़ा कर देंगे तो आप लोग को जो भी प्रश्न होगा वो सटीक पूरे डिटेल मतलब पूरे फ्रेश दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शंस है, 4 विकल्प है। किसी एक विकल्प का आप लोग जो है कमेंट में उत्तर बताइए जो आपके नज़र में सही है। पहला प्रश्न छोड़ देते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन है? डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, पुरकीजो। ठीक है दोस्तों, पुरकीजे। तो चारों ऑप्शंस में से कोई एक विकल्प आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं जो सही है। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर के प्रश्न से आपका शुरू हो जाता है। उसका जो है जवाब हम बीच में बता देंगे पहले नंबर के प्रश्न का। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? पाचन केंद्र है। ठीक है दोस्तों, श्वसन केंद्र है, ये मूल होगा। ठीक है, या मल विसर्जन केंद्र है, ऊर्जा केंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि ऊर्जा केंद्र जो है वो हमारे कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, श्वसन केंद्र जो है ये फेफड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस बच गया है आपके लिए, पाचन और दोस्तों मल विसर्जन केंद्र। ठीक है दोस्तों, ये 2 ऑप्शन में अब हम लोग को डिस्कस करना होगा कि लाइसोसोम का सही विकल्प क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पाचन केंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम एक प्रकार का पाचन केंद्र है, तो ये आपको दिमाग में एडजस्ट कर लेना, याद रह जाएगा आपको। लाइसोसोम एक प्रकार का पाचन केंद्र है। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है तीसरा नंबर का कह रहा है, मेढक के अंडे का रंग होता है। चारों विकल्प में से जो सही होगा, काला नहीं होता है, हल्का काला नहीं होता है, सफ़ेद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, पूरा सफ़ेद भी नहीं होता है, ये हल्का पीला होता है। ठीक है दोस्तों, मेढक के अंडे का रंग हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प सही हो जाएगा और आप लोग भी विकल्प ए ही कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, और न्यू स्टूडेंट है जो पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए बहुत कम फीस में मिल जाएगा। पीडीएफ भी तैयार है आप लोग के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार है। देखिए, किन जंतुओं को विलुप्त होने का खतरा है? किन जंतुओं को विलुप्त होने का खतरा है? देखिए, यहाँ छिपकली है, गोंडा वंश है, गाय है, कौवा है। कौवा का भी खत्म होगा,
गाय विलुप्त होने का खतरा है। छिपकली जो है, छिपकली का जो विलुप्त होने का खतरा है नहीं है ना, ये गोंडा वंश जो है छिपकली में एक प्रकार का आता है, उसके जो है खतरा होने का ज़्यादा मतलब उसका विलुप्त होने का ज़्यादा खतरा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, यानी गोंडा वंश का विलुप्त होने का खतरा है। चलिए, अरे कह रहा है कि इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जोंक है, सर्प है, केंचुआ है, सेंटीपिड है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। किसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? सर्प जो है, सर्प में रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सर्प में जो है रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सर्प में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, लेकिन केंचुआ जो होता है, ये जोंक जो होता है, ठीक है दोस्तों, जो हम लोग को जो है किसी बारिश के मौसम में पैर में खून पी जाता है लग करके, उनमें जो है उनमें भी नहीं पाया जाता, लेकिन सर्प में है रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता, इनमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, हृदय कब विश्राम करता है? ठीक है दोस्तों, हृदय जो हमारे हार्ट है, ठीक है दोस्तों, जो हमारे हार्ट है, ठीक है दोस्तों, हार्ट जो है मेरा, ये कब बोल रहा है विश्राम करता है? ठीक है दोस्तों, तो हृदय जो है हमारा दोस्तों कभी भी विश्राम नहीं करता है। अगर हृदय की गति जो है दोस्तों स्टॉप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, हृदय की गति अगर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अगर हृदय की गति स्टॉप हो जाएगा तो आदमी का क्या होगा कि जीना मुश्किल, यानी मर जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो ये है हृदय कभी विराम नहीं करता है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए 7 नंबर का है। 7 नंबर का है, दूध का रंग किसके कारण सफ़ेद होता है? तो आप लोग को याद रखना है, ये जो है केसिन प्रोटीन के कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए ताकि आपको याद रहेगा। और देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहली बार बिहार जल टारगेट पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, ये घरेलू मक्खी के अतिरिक्त रोग फैलाने वाले कीट है। देखिए, जो घरेलू मक्खी होता है, घरेलू मक्खी क्या होता है? मच्छर होता है, खटमल होता है जो है, और जो है ये इसके अलावा जो घर में रोग फैला देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये खटमल नहीं होता घरेलू, ये पिस्सू होता है, पिस्सू। ये पिस्सू एक प्रकार का घरेलू मक्खी है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी होता है। तो ये खटमल जो है ये भी रोग फैला देती है। ठीक है, घरेलू मक्खी के अतिरिक्त रोग फैलाने वाला कीट है तो खटमल है। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसीलिए आप जितना सावधानी बरतिएगा उतना ही बेस्ट रहेगा। देखिए, कह रहा आवृत जीवी पौधा है, आवृत जीवी, चीर है, नीम है, साइकस है। 9 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये नीम जो है ये आवृत बीजी पौधा है। ठीक है दोस्तों, आवृत बीजी पौधा है, समझ रहे हैं? चलिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अदरक का पौधा कौन सा भाग है? अदरक पौधा का कौन सा भाग है? यहाँ पे पॉइंट लगाएगा तो सही रहेगा। अदरक पौधा का कौन सा भाग है? ये जो है जड़ है। ठीक है दोस्तों, अदरक पौधा का कौन सा भाग है दोस्तों? ये जो है तना। ठीक है दोस्तों, अदरक जो आदि होता है दोस्तों, ये तो मूल यानी जड़ ही होता है, तना थोड़े होता है। अदरक पौधा का कौन सा भाग है? आदि जो होता है, तो पौधा का कौन सा भाग होता है? तो ये एक तरह से मूल होता है, यानी जड़ होता है। ठीक है दोस्तों, ये जड़ होता है। अदरक का आप लोग पौधा देखे होंगे, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो जड़ जो होता है, तो जड़ में क्या होता है कि ये ऊपर में थोड़े होता है, ये जड़ में होता है, तो इसका मूल यानी जड़ होगा, तना थोड़े होगा। इसका किसी में बुक में भी आंसर दोस्तों गलत दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है, उसमें बी दिया हुआ है, लेकिन तना नहीं होगा। ठीक है, तो ये मूल जड़ होगा। तो अपने हिसाब से जो है ना सभी प्रश्न को करे मतलब देखना होता है, समझ रहे हैं? तो ये आदि हो गए। ठीक है, अदरक जिसको हम लोग आदि बोलते हैं अपने भाषा में, बिहार में। ठीक है दोस्तों, दाब का मात्रक होता है। 11 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन से मीटर। ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देता है। ये सब प्रश्न इजी है, लेकिन आपको यही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में गलती हो जाएगा। देखिए, योजक चिन्ह जो होता है दोस्तों, योजक चिन्ह जो होता है, ठीक है, योजक चिन्ह और प्रति में बहुत अंतर होता है। देखिए, यहाँ पे ये दोनों सेम लग रहा है। न्यूटन योजक मीटर होगा और जो है न्यूटन प्रति मीटर होगा। ठीक है, लेकिन क्रिया नहीं होगा, जूल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, दाब का सही मात्रक। चलिए, अब देखिए दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है ये, आपके 10th सिलेबस का प्रश्न है। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो आप लोग को याद रखना है, एक एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है,
10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अब कह रहा है शुद्ध जल का सबसे अधिक घनत्व होता है। शुद्ध जल का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो शुद्ध जल होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो है घनत्व होता है। जी शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, शुद्ध जल का। चलिए अब जो है ऊपर की ओर फेंके जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? जब कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, कोई वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं, स्वाभाविक है कि कोई वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक है दोस्तों, अगर कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो उसका कह रहा है त्वरण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, त्वरण क्या होगा? तो इस प्रकार से अगर नीचे से अगर हम कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो त्वरण क्या होगा? त्वरण इसका क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा 14 नंबर का कि त्वरण जो है ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, त्वरण क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि इसको इस पर बल लगा के ऊपर फेंक रहे हैं, इसलिए इसका त्वरण। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उसका जो है त्वरण धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु का बल और हमारे वायुमंडल का दाब दोनों उस पर क्रिया कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो नीचे से ऊपर की ओर जो वस्तु फेंक रहे हैं इसमें मेरा बल और वायुमंडल का बल, दोनों वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन वायुमंडल और वस्तु का दाब दोनों वस्तु को नीचे की ओर आकर्षित कर रहा है, तो इसलिए इसका त्वरण माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, संवेग बराबर सूत्र होता है। संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी mv। ठीक है, संवेग बराबर सूत्र होता है क्या? mv होता है। आप लोग याद रखिएगा संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? mv, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 16 नंबर का। क्रिया प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देख लीजिए जो भी प्रश्न है वो आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये तो एक तरह से डेमो वाला पीडीएफ है, लेकिन अभी जो पीडीएफ आप लोग के लिए तैयार हुआ है पे क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा 200 ग्राम का एक खिलौना 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है तो आवेग होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 200 ग्राम के एक खिलौना कार 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है, यानी चाल से चलती है, तो उसका आवेग कितना होगा? ठीक है दोस्तों, तो आवेग होगा क्या? 1 kg, यहाँ पे बोल रहा है 1.0 kg मीटर प्रति सेकेंड। तो इसके लिए आपको एक आवेग बराबर सूत्र होता है, वो सब भी आपको पूरी डिटेल में कराएंगे। ठीक है, वैसे ये सब प्रश्न आपको ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। सरोता किस प्रकार का उत्तोलक है? सरोता किस प्रकार का उत्तोलक है? 18 नंबर का प्रश्न है, तो ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आता है बेरोमीटर का व्यवहार होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 19 नंबर का। तो बेरोमीटर का हवा मापने में व्यवहार किया जाता है, बेरोमीटर का प्रयोग हवा मापने में किया जाता है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है दौड़ने के लिए ऊर्जा मिलती है कहाँ से? जब हमें दौड़ने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? 20 नंबर का प्रश्न है, तो भोजन के लिए, किसी भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा भोजन से मिलती है, ये राइट है। ठीक है, सामान्य थर्मामीटर का उच्च नियत बिंदु होता है, जो सामान्य थर्मामीटर है उसका उच्च नियत बिंदु कितना होता है किसमें? ठीक है दोस्तों, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी प्रदीप्त वस्तु है? कौन सी वस्तु प्रदीप है? ठीक है, तो 22 नंबर का प्रश्न है, तो इसलिए तारे जो है प्रदीप है। ठीक है, क्योंकि इनके पास स्वयं का प्रकाश है। जिस वस्तु के पास स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त होता है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो अप्रदीप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये प्रोड्यूसर है गैस मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस, समझ रहे, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 23 नंबर का। तो ये हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन का। ठीक है, चलिए रॉकेट चलाने वाले ईंधन में रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। ठीक है, हम जब रॉकेट जो चलता है ऊपर में उसमें कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है प्रणोदक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है सेलुलोज है एक, सेलुलोज क्या है? एक 25 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, सेलुलोज क्या है? एक तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है।
चलिए अब आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी को यहाँ पे जल्दी खींच देते हैं इन सभी प्रश्नों को। दूध में उपस्थित सेकेराइड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध में जो उपस्थित सेकेराइड है 26 नंबर का प्रश्न है, वो एक प्रकार का लैक्टोज होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, नाइट्रिक अम्ल क्रिया नहीं करता है सोना से, चांदी से, तांबा से, जास्ता से। नाइट्रिक अम्ल जो क्रिया नहीं करता है वो सोना से क्रिया नहीं करता। ठीक है दोस्तों, सोना ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इस पर किसी भी प्रकार के जो है गैस या कोई भी दाब या धातु इस पर किसी प्रकार का अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र मात्रा में पाए जाने वाले धातु सोना है, ये आपको याद रखना। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जो जंग लगता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग याद रखिए, ऑक्सीजन के कारण जंग लगता है। ठीक है दोस्तों, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट और VBI यही प्रश्न है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 30 नंबर का। तो यूरिया का रासायनिक CONH2 होता है। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोटेशियम का लैटिन नाम केलियम है। ठीक है दोस्तों, केलियम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परमाणु का आकार होता है, परमाणु का आकार 32 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो परमाणु का आकार 10⁻⁻15 m के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से प्राप्त होता है, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से प्राप्त होता है। 33 नंबर का प्रश्न है। तो ये जो है समस्थानिक प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगर उच्च ताप पर कौन सी अवस्था ज़्यादा अस्थायी होता है? उच्च ताप पर पदार्थ की कौन सी अवस्था ज़्यादा अस्थायी होता है? 34 नंबर का प्रश्न है। तो ये गैसीय अवस्था। उच्च ताप पर किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ की अवस्था सबसे ज़्यादा गैसीय होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति 1983 की घोषणा किसने की? ठीक है दोस्तों, तो इनका जो है आंसर यहाँ पे छूट गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इन प्रश्न को जरूर पूरे डिटेल में याद कर लीजिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और समझ लीजिए दोस्तों कि ये भी आप लोग को, चलिए हम बता देते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति 1983 जो है दोस्तों, इसकी घोषणा किसने किया था? तो ये भी चलिए आपको हम बता देते हैं। तो दोस्तों इसकी घोषणा जो है, ये 35 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसका घोषणा जो है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये इंदिरा गांधी ने किया था, इसकी घोषणा इंदिरा गांधी ने किया था। आप लोग को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग जो है ना टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर पर आप लोग 1 टाइम मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।